हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुमन चौधरी, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि कल के क्लास में मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। अगर आप ये क्लास पिछले वाले क्लास अगर आप नहीं अटेंड किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीछे वाले क्लास को अटेंड करें, देन आप पार्ट 2 जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है वो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। और ये आपको मैं इस क्लास को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। जिस तरह कल के क्लास को आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया, उसी तरह आज के क्लास को मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। देन स्टार्ट करता हूं अपने टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। Sexual reproduction means the sexual reproduction involves the formation of the male and female gamete in their the same individual or two individual. These gametes fuse to form a zygote which develop into a new individual. इसका यह मतलब हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल के टुगेदर जब वो पार्टिसिपेट करेगा, देन वो सेम इंडिविजुअल या दो अन्य किसी इंडिविजुअल के होने से जो बेबी का प्रोड्यूस होगा, इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस इवेंट को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। आसान भाषा में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे, जैसे ये ए है, ए को बी से मिला देंगे, देन सी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ए का मीन्स मेल, मेल एंड बी का मीन फीमेल। इसी तरह से आसानी भाषा में मैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन को आपको आसानी पूर्वक मैं समझा दिया। अब बात करेंगे द ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और द पेरेंट, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू डाइवर्सिटी अमॉन्ग लिविंग। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन काफ़ी देखने को मिलता है। जिस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी एग्जैक्ट सेम मिलता था अपने पेरेंट से, जो उसे पहचान भी नहीं सकता था जो कौन मेल है, मतलब कि कौन पेरेंट है कौन डॉटर है, इसमें कोई नहीं पहचान सकता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने पेरेंट से वो काफ़ी अलग दिखेगा और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक पे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो स्टेज होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन में तो दिया गया है 2 स्टेज, लेकिन आपको 3 स्टेज पढ़ लेना चाहिए। क्या चांस, बाय चांस अगर आपके बोर्ड एग्जाम में वो तीसरा फेज के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं ये नहीं होने दूंगा कि आपसे ये सवाल नहीं बन पाए। इसलिए फर्स्ट फेज जो होता है वो जिम्नाइल फेज होता है, और दूसरा जो होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, और तीसरा सेनिसेंट फेज होता है। जुवेनाइल फेज का मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जन्म ले और वो ग्रो होके कैपेबल हो जाए, मतलब कि मैच्योर हो जाए, वह एक बालिग हो जाए, देन जुवेनाइल फेज में यही होगा कि वो जन्म लेगा, देन वो मैच्योर हो जाएगा
और रिप्रोडक्टिव फेज या वेजिटेटिव फेज में वो मैच्योर तो लास्ट पीरियड के जुवेनाइल फेज में हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज में वो मैच्योर हो जाएगा, देन वो कैपेबल होगा बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, वो शादी करने के लिए काफ़ी तैयार हो जाएगा। इसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। ये ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव फेज का यूज करते हैं, लेकिन वेजिटेटिव फेज का यूज हम प्लांट के लिए करते हैं। और सेनिसेंट फेज का मतलब यह हुआ कि ये आप भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई जीव जन्म लेगा, वो फिर मैच्योर होगा, देन वो शादी करेगा तो ये ऑफकोर्स है जो वो बेबी का प्रोड्यूस करेगा, देन वो बेबी प्रोड्यूस करेगा तो कुछ दिन बाद वो ओल्ड हो जाएगा। और सेनिसेंट फेज में किसी भी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट, काम करना, ये सब बंद हो जाता है। सेनिसेंट फेज का मतलब वो ओल्ड हो गया, मतलब कि वो बूढ़ा हो गया, अपने आप वो मरने के तो मतलब कि समय पे आ गया है। अब बात करेंगे non-primate mammals like rat, sheep, dogs, cow and tigers. The cyclic change in the activities of the ovaries and the oviduct is called oestrus cycle. In primate like monkey, ape and human, it is called menstrual cycle. कि जितने भी नन प्राइमेट मैमल्स होते हैं जिसके पास सेंस नहीं होता है, जो वो सोच सकता है कि क्या इस दुनिया में चल रहा है नहीं चल रहा है, जैसे कि रैट हो गया, सीप हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होता है लेकिन वो शरीर के बाहर नहीं होता है। अब ये बात कहेंगे, आपको ये मन में क्वेश्चन आता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो शरीर के बाहर क्यों नहीं होता है। इसका एक कारण है कि मैमल्स या प्राइमेट मैमल्स जो है वो आराम से खाना पीना खा के वो अपना खून को तैयार कर लेगा, लेकिन नन प्राइमेट मैमल्स होता है वो किसी पे डिपेंड रहता है। बाय चांस उसका उतना जितना चाहे उतना उसके शरीर में ब्लड न बन पाए, इसलिए प्राकृतिक ने, नेचर ने ऐसा एक्टिविटीज उसके शरीर में कर दिया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगा, उसके ओवरीज और ओविडक्ट में तो चेंज होगा, लेकिन वो ब्लड जो हो, म्यूकस ब्लड जो है वो शरीर से बाहर नहीं आएगा, वो अपने ओविडक्ट को मेंटेन कर लेगा बिना बाहर आए हुए। और प्राइमेट मैमल में इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन नन प्राइमेट में इस प्रोसेस को ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड। आई होप आपको ये चीज काफी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। Certain mammals are called continuous breeders since they can produce throughout their reproductive phase, while some are called seasonal breeders since they can reproduce only in the favorable season. इसका मतलब यह हुआ कि कंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या हुआ। कंटिन्यूअस ब्रीडर का मतलब यह है कि वो जो बेबी को प्रोड्यूस करे वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं, वो जब मन हो, जब वो उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि वो उस टाइम में ही बेबी को प्रोड्यूस करे, वो प्रेग्नेंट हो और वो पार्चुरेशन करे। अगर कोई भी मैमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना नेचर पर डिपेंड किए अपने मन के अनुसार, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब वो बेबी को प्रोड्यूस करे
उसे हम कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलेंगे। जैसे कि ह्यूमन जो है, जब मन वो अपने हिसाब से या अपने कंफर्ट के हिसाब से वो बेबी का प्रोड्यूस करेगा, लेकिन सीजनल ब्रीडर होता है वो अपने फेवरेबल कंडीशन, वो किस तरह का कंडीशन है उस कंडीशन को देख के बेबी का प्रोड्यूस करेगा, बेबी को बर्थ करेगा। जैसे डॉग जो होता है वो काफी विंटर के समय में बेबी को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उस विंटर में उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। आई होप आपको कंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर काफी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट पाया जाता है। इवेंट्स का मतलब मैं आपको क्लियर करा देता हूं। इवेंट्स का मतलब यह हुआ, जैसे किसी का शादी होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेहंदी का रस्म होगा, ये क्या होता है, उसके बाद मटकोर ऐसे कुछ होता है, फिर देन शादी होगा। 3 प्रोसेस हुआ। इवेंट तो हुआ कि मेहंदी होगा, देन मटकोर होगा, जिसे मटकोर को आई नो क्या बोलते हैं, देन मैरिज होगा। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इवेंट है, और उस इवेंट को हम पढ़ने जाएंगे, जिसमें फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड सेकेंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये लास्ट इवेंट है। अब बात करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है क्या। प्री फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा, इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। इसमें गैमीट के फ्यूजन का जो भी प्रोसेस होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा, जिसमें पहला है गैमीटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में थ्री इवेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट है, और उस 3 इवेंट में फर्स्ट इवेंट जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है, उसमें 2 प्रोसेस होता है, जिसका नाम है पहला गैमीटोजेनेसिस एंड सेकेंड का नाम है गैमीट ट्रांसफर। अब बात करेंगे कि गैमीटोजेनेसिस होता है क्या। गैमीटोजेनेसिस का मतलब यह हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मेल एंड फीमेल। मेल में स्पर्म होगा, गैमीट स्पर्म होगा, एंड फीमेल में ओवा होगा। कि फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 प्रोसेस होगा, एक गैमीटोजेनेसिस जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जो कि मेल में स्पर्म बनेगा, और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको ये गैमीटोजेनेसिस क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लाइन दिया गया है, उसे क्लियर करेंगे कि क्या ये लाइन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गैमीट जो होता है वो 100% वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मीन्स
क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो 46 होता है, 46 होता है। जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा तो मेल से 23 जाएगा और फीमेल से 23 जाएगा। अब हैप्लॉइड का मतलब हुआ जो आधा, तो मेल से 23 ही ना ट्रांसफर हुआ और फीमेल से भी तो 23 क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ, इसलिए इसे हम हैप्लॉइड बोलेंगे। गैमीट जो होता है वो 100% वो हर टाइम में वो हैप्लॉइड ही होंगे। इन सम ऑर्गेनिज्म्स like algae, they are almost similar. Homo or isogamete cannot be categorized as male and female gamete। कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे एल्गी में वो काफी तरह से सिमिलर गैमीट होंगे, जिसमें वो बांटा नहीं जाएगा कि मेल गैमीट कौन है और फीमेल गैमीट कौन है। जिस तरह से मेल गैमीट जो है ह्यूमन में मेल का स्पर्म हो गया और फीमेल का ओवा हो गया, इस तरह एल्गी में ये कुछ नहीं है जो बांटा गया है कि मेल में ये होगा और फीमेल में कुछ दूसरा होगा। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इन अदर टू गैमीट आर मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हेट्रोगैमिट्स एंड आर ऑफ टू टाइप्स एंथ्राजॉइड और स्पर्म, मेल गैमीट एंड एग और ओवम फीमेल गैमीट। कि कुछ ऑर्गेनिज्म में वो बांटा नहीं गया था कि कौन मेल गैमीट है कौन फीमेल गैमीट है, और उस प्रोसेस को आइसोगैमीट के नाम से जानेंगे। और कुछ जैसे कि ह्यूमन में वो मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली गैमीट डिफरेंट होगा और उस प्रोसेस को, उस इवेंट को वी नो हेट्रोगैमिट्स के नाम से जानेंगे। क्या? हेट्रोगैमेट के नाम से जानेंगे, हेट्रोगैमेट के नाम से जानेंगे। और टू गैमेट का फॉर्मेशन होगा, पहला एंथ्राजॉइड, एंथ्राजॉइड आप बोले या स्पर्म बोले बात सेम है, जो कि ये मेल गैमीट होता है और एग जो होता है या ओभा, आप एग बोलो या ओभा बोलो, वो फीमेल गैमीट होता है। आई होप आपको ये लाइन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इन सम ऑर्गेनिज्म both the sexes are present in the same individual, monoecious or homothallic, and in other they are present in two individual, dioecious or heterothallic। कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स होता है वो सेम इंडिविजुअल पे एक ही जगह पे प्रेजेंट रहता है और उस इवेंट को हम मोनोसियस या होमोथैलिक के नाम से जानेंगे। और कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स गैमीट होता है, सॉरी गैमीट यहां पे नहीं होगा, सेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग प्लेस पे, उसे हम डायोसियस बोलेंगे, डायोसियस बोलेंगे या हेट्रोथैलिक बोलेंगे। In unisexual flower, the male flower is called estaminate and female flower is called pistillate। कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है एंजियोस्पर्म, उसके मेल फ्लावर को एस्टिमिनेट बोलेंगे और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट बोलेंगे।
गैमेट फॉर्मेशन के समय सेल डिवीजन होता है कि गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय सेल डिवीजन, कि गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो सेल डिवीजन से ही होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। In haploid parents, it is by mitosis. In diploid parents, it is by meiosis, with a specialized cell called myocyte undergoing meiosis. कि हैप्लॉइड पेरेंट जितने भी होते हैं, जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो माइटोसिस की प्रक्रिया से होगा। माइटोसिस प्रोसेस से हैप्लॉइड पेरेंट में गैमीट का जो फॉर्मेशन होगा और सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस से होगा। और डिप्लॉइड पेरेंट में जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा और सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस से होगा। और वो एक जो एक खास मैकेनिज्म है उसे हम मियोसाइट बोलेंगे। अब सेकेंड इवेंट आया गैमीट ट्रांसफर। अब सेकेंड इवेंट गैमीट ट्रांसफर, फॉर द फ्यूजन टू टेक प्लेस द गैमीट नीड टू बी ट्रांसफर्ड। कि गैमीट ट्रांसफर में गैमीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो जाने के लिए तैयार हो गया है, दैट इज कॉल्ड गैमीट ट्रांसफर। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म द मेल गैमीट आर मोटाइल while the female gamete are non-motile, and the male gamete need a medium for their movement. A large number of male gamete do not make it to the female gamete, and hence several thousand of male gamete are produced to overcome this loss. कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का मीन्स वो कि मूवमेंट करेगा, वो चल सकता है। और फीमेल गैमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। एंड मेल गैमीट जो होता है उसे मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचने के लिए और उसे मूवमेंट के लिए कोई मीडियम का जरूरत पड़ता है, और वो मीडियम स्पर्म का टेल होता है। और मेल गैमीट जो होता है वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम गैमीट का बहुत ही लॉस होता है। फीमेल गैमीट की अपेक्षा मेल गैमीट का काफी लॉस हो जाता है, इसलिए मेल गैमीट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मेल गैमीट ही ज्यादा क्यों बनता है और मेल गैमीट ही क्यों इतना लॉस होता है। ये क्वेश्चन आपका जो दिमाग में चल रहा है वो काफी मजेदार क्वेश्चन है बाबू। इसलिए मेल गैमीट जो होता है वो लॉस होता है, क्योंकि मेल गैमीट को ही ना ट्रांसफर होना होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। ये थोड़ी ना है जो मेल गैमीट नहीं ट्रांसफर होगा और फीमेल गैमीट ट्रांसफर होगा मेल के, क्या बोले आप समझ जाइएगा। फीमेल गैमीट तो अपने जगह पे रहेगा, वजाइना के अंदर रहेगा,
लेकिन मतलब कि मेल गैमिट है उसको ट्रांसफर होना होगा, इसलिए वो जो अगर कोई सामान बाहर से किसी दूसरे जगह जाएगा उसमें तो उसका लॉस होगा, मतलब इस जगह से उस जगह जाएगा, इस जगह से उस जगह जाएगा, तो इसमें तो लॉस होना तो आसान बात है। इसलिए मेल गैमिट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब किया नहीं जाता है, वो नेचर के कारण नेचर ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि मेल गैमिट जो होता है वो ज़्यादा बनाया जाएगा। अब बात करेंगे इन एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन कैरीज द मेल गैमिट एंड द ओवम कैरी द फीमेल गैमिट। जिस तरह ह्यूमन में बात कर लिए कि स्पर्म जो होता है वो मेल गैमिट होता है और जो ओवा या एग होता है वो फीमेल गैमिट होता है, इस तरह एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होता है उसमें पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमिट की तरह काम करता है और जो ओव्यूल होता है वो फीमेल गैमिट की तरह काम करता है। और पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द एंथर एंड नीड टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। कि पोलन ग्रेन जो होता है एंजियोस्पर्म में वो एंथर में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसे ट्रांसफर होना होता है स्टिग्मा के पास जो फर्टिलाइजेशन हो सके। और दिस इज इजी इन मोनेसियस प्लांट एज बोथ एज द एंथर एंड द स्टिग्मा are present close by dioecious plant, it takes play by pollination। कि जितने भी मोनेसियस प्लांट होता है उसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर काफ़ी आसानी पूर्वक हो जाता है, लेकिन जो डायोसियस प्लांट होता है उसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना काफ़ी कठिनाई होता है, जिसलिए पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जो पोलन ग्रेन होता है उस पे स्टिग्मा पे लाया जाता है और उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन उस प्लांट में होगा जो वो डायोसियस प्लांट होगा। डायोसियस का मीन्स यही होगा कि मेल और फीमेल जो है वो काफ़ी दूर हो, वो डिफरेंट हो। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फर्टिलाइजेशन इवेंट का यह मतलब हुआ कि अब गैमीट का भी फॉर्मेशन हो गया, गैमीट पहुंच भी गया। अब फर्टिलाइजेशन का मीन्स ये हुआ कि अब लड़का जो है वो लड़की से मिल भी लिया। अब लड़का लड़की से मिल लिया तो उसका तो शादी करवाना होगा ना, इस तरह गैमीट भी बन गया और गैमीट का ट्रांसफर हो गया। अब गैमीट बन गया और गैमीट का ट्रांसफर हो गया तो अब फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो बेबी का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगेमी एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम सिंगेमी के नाम से भी जानते हैं। और जो फिर सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन जो बोलो आप, ये सब सेम होता है। हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। However, in some organisms, zygote formation take place without fertilization and is known as parthenogenesis।
कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें जाइगोट का तो फॉर्मेशन होगा लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन से, और इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। और ये जो पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बनता है, ये रोटिफर्स में, ये हनी बी में पाया जाता है और कुछ लिजार्ड में, छिपकली में भी पाया जाता है। In most aquatic organism and amphibians, fertilization take place outside their body in the water and is termed as external fertilization. External fertilization, their egg and offspring are highly vulnerable to predator, and this threatens their survival up to adulthood। कि कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जलीय ऑर्गेनिज्म जैसे एम्फीबियन, वो फर्टिलाइजेशन तो करता है लेकिन वो अपने ह्यूमन की तरह वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। जैसे पेट के अंदर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होता है, उस तरह एम्फीबियन या कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। और इसमें एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिसएडवांटेज है कि प्रेडेटर से इसमें काफ़ी डर रहता है कि कब प्रेडेटर जो है इस एग या बेबी को वो मार दे। दिस एग एंड ऑफस्प्रिंग आर हाईली वैल्यूएबल टू प्रेडेटर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक यही दिक्कत है कि जो शिकारी होगा वो इसे खत्म कर सकता है। In most terrestrial organism, fertilization is internal, that is, it takes place inside the female body. In this process, the male gamete is motile and reaches the female gamete to fuse with it, thereby forming zygote. Male gamete are produced in a large number। कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है और फीमेल के इनसाइड बॉडी में होता है, और इस प्रोसेस में मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है और वो फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है और फ्यूज करता है, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जो मेल गैमीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में गैमीट का फॉर्मेशन, लार्ज नंबर में वो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि इसमें लॉस होने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे लास्ट इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन को अब पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होता है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे, जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन, होगा। The haploid gamete to fuse to form a diploid zygote in all organism। कि जो हैप्लॉइड गैमीट होगा वो फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा सभी ऑर्गेनिज्म में। जब भी गैमीट होगा वो हैप्लॉइड होगा और वो फ्यूज हो जाएगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। ये आपको नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं कि हैप्लॉइड गैमीट तो डिप्लॉइड गैमीट का जाइगोट कैसे बन गया। कि हैप्लॉइड गैमीट तो बनता है वो मेल और फीमेल के से बनता है, और मेल से 23 क्रोमोसोम जाता है
और फीमेल से 23 क्रोमोसोम जाता है। तो ये गैमीट जो होगा वो हैप्लॉइड होगा और इस गैमीट के फ्यूज होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो डिप्लॉइड हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। 23 46 हो गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो गैमीट होगा वो हैप्लॉइड होगा और जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। In external fertilization, a zygote is formed is an external medium, and in internal fertilization, a zygote is formed inside the individual. कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का जो फॉर्म होगा वो एक्सटर्नल मीडियम में होगा, मतलब कि वो बाहर ही होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो शरीर के अंदर ही होगा। The development of a zygote depends upon the life cycle of an organism and its surrounding. In some organisms, the zygote does not develop immediately and develop a thick wall form itself. This is resistant to damage and desiccation. कि जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, वो डिपेंड करेगा लाइफ साइकिल पे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस वातावरण के से घिरा हुआ है। और कुछ जीव में या कुछ ऑर्गेनिज्म में जाइगोट जो होता है वो काफ़ी आसानी पूर्वक फॉर्मेशन होगा और वो एक मोटा थिक वाल का फॉर्मेशन करेगा अपने जाइगोट के ऊपर, और वो जो थिक वाल होगा वो रेसिस्टेंट करेगा डैमेज होने से और ब्रस्ट होने, मतलब कि फटने से। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का लास्ट टॉपिक जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मीन्स यही होगा, मतलब यही होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। कि अब तो जाइगोट बन गया और जाइगोट से तो अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। द जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। अब जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें सेल डिवीजन होगा और डिफरेंशिएशन होगा। Cell division increase the number of cell of the embryo, and cell differentiation helps the cell undergo modification to form a specialized tissue and organ. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता होगा कि सेल डिवीजन क्यों हुआ और सेल डिफरेंशिएशन क्यों हुआ। सेल डिवीजन इसलिए हुआ कि एम्ब्रियो का जो सेल है उसका नंबर इंक्रीज हो, और सेल डिफरेंशिएशन इसलिए हुआ क्योंकि शरीर में तो मॉडिफिकेशन भी तो आना है, जैसे हाथ बनेगा, लैग बनेगा, हेड बनेगा, माउथ बनेगा, इसलिए टिश्यू का तो स्पेशली जो टिश्यू होता है वो उसका तो जरूरत होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा तभी ना टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, और वो जो स्पेशल टिश्यू होता है उससे ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फिर 9 मंथ के बाद बेबी का प्रोडक्शन होगा, पार्चुरेशन। इस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलेंगे। Animal can be grouped into 2 categories based on how and where the development of the zygote take place. These categories are oviparous और viviparous। कि एनिमल को 2 कैटेगरी में रखा गया है जो वो किस तरह से जाइगोट का डेवलपमेंट करता है, जिसमें पहला है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब यह हुआ
द फर्टिलाइज्ड एग इज कवर्ड बाय ए calcareous cell and is released into the outside environment. This development takes place inside the egg and the young one hatches out. Example birds and reptile. कि ओविपेरस का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अंडे को प्रोडक्शन करे, एग का प्रोडक्शन करे, वो ऑर्गेनिज्म ओविपेरस के अंदर आएगा, वो ओविपेरस के ग्रुप में आएगा। जो भी ऑर्गेनिज्म एग का फॉर्मेशन करेगा वो ओविपेरस के ग्रुप में आएगा। अब बात करेंगे कि ओविपेरस का एग्जाम्पल कौन है, बर्ड है और रिप्टाइल। जो भी ऑर्गेनिज्म एग का फॉर्मेशन करेगा, बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए एग का फॉर्मेशन करेगा, वो ऑर्गेनिज्म ओविपेरस के ग्रुप में रखा जाएगा। अब बात करेंगे कि विविपेरस क्या होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द डेवलप्ड यंग वन इज डिलीवर्ड आउटसाइड। एग्जाम्पल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कि विविपेरस का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एग का फॉर्मेशन ना करके वो डायरेक्ट बेबी का फॉर्मेशन कर दे, और वो बेबी का भी फॉर्मेशन करे वो इनसाइड बॉडी, फीमेल के बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। जिसका एग्जाम्पल मेमल आ गया। जितने भी स्तनधारी जो भी मिल्क प्रोड्यूस करे और अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करे उसे हम मैमल्स बोलेंगे, वो विविपेरस के ग्रुप में शामिल है, जैसे ह्यूमन। अब बात करेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर, या आप सर बोले या भैया बोले कि भैया ओविपेरस और विविपेरस में क्या डिफरेंस है, हम कैसे याद रखें कि ओविपेरस कौन है विविपेरस कौन है। देखो, आप पढ़ रहे हैं द बायोलॉजी एम्पावरमेंट चैनल पे, और मेरा काम है आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बायोलॉजी का महारथी हासिल करना, आपको एक मास्टर माइंड कर देना बायोलॉजी के सब्जेक्ट में। ओविपेरस और विविपेरस को समझाने के लिए मैं एक ट्रिक से आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को। ओविपेरस, एक सेकेंड, ये मैं सर्कल क्यों बनाया और वी क्यों बनाया। ओविपेरस जो है ओ से स्टार्ट है, और ओविपेरस जो है वो ओ से स्टार्ट है, और जो विविपेरस है वो भी से स्टार्ट है। अब ये आपके दिमाग में चल रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं भैया, ओ है या वी है, इससे क्या लेना देना है ओविपेरस और विविपेरस में। आप तो देखते जाओ कि ओविपेरस को मैं कैसे आसानी से समझाता हूं। ओविपेरस में आपको ये पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एग फॉर्मेशन करेगा वो ओविपेरस में आएगा, और ओविपेरस कौन आएगा, जो ऑर्गेनिज्म एग प्रोडक्शन करेगा। और एग किस तरह का होता है, एग कुछ इस प्रकार का एग जो है एग जो है कुछ इस प्रकार का होता है। अब इससे आपको याद होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एग का फॉर्मेशन करेगा वो ओविपेरस होगा, और एग का जो साइज होता है और एग जो दिखने में लगता है कुछ इस तरह, ओ की तरह दिखने में लगता है, कुछ इस तरह दिखने में लगता है। और इससे आपको याद आ जाएगा कि ओ से स्टार्ट है ओविपेरस, और ओविपेरस का फर्स्ट लेटर ओ है, और ओ की तरह दिखता है एग, और जो भी ऑर्गेनिज्म एग प्रोडक्शन करेगा वो ओविपेरस में आ गया। अब बात करेंगे कि विविपेरस को कैसे पहचाने।
विविपेरस भी विविपेरस का मतलब भी। और वही ऑर्गेनिज्म जो है, वह ऑर्गेनिज्म जो है बेबी का फॉर्मेशन करेगा जिसके पास वजाइना होगा, जिसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मैमल्स के पास होगा और ह्यूमन के पास होगा। और इससे याद रख सकते हैं कि वी से वजाइना स्टार्ट होता है, वजाइना का जो स्पेलिंग होता है वो भी से स्टार्ट होता है, और विविपेरस का भी जो स्पेलिंग फर्स्ट लेटर है वो भी है, और वजाइना का जो भी फर्स्ट लेटर वो भी है। इससे हम याद रख सकते हैं कि वजाइना से जो भी बेबी प्रोड्यूस होगा वो इंटरनल रहेगा, और इससे आपको याद आ जाएगा कि विविपेरस जो है वो वजाइना से बेबी प्रोड्यूस करता है। आई होप जो आपको ये चीज काफी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, बात करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, कि फ्लावरिंग प्लांट जो एंजियोस्पर्म है उसमें जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो ओव्यूल के अंदर ही होता है। जैसे आप बात करेंगे कि जाइगोट जो होता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, कि जाइगोट जो है वो डेवलप होके एम्ब्रियो में हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। जाइगोट से आप इसे रट लो कि जाइगोट जब डेवलप होगा वो एम्ब्रियो बनेगा, जब ओव्यूल डेवलप होगा तो वो सीड बनेगा, और जो ओवरी है वो डेवलप होगा तो फ्रूट में बनेगा, और फ्रूट जो मतलब फ्रूट बनेगा तो उसमें सीड पाया जाएगा, डिस्प्रेसिव एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट, और सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा न्यू प्लांट को। आई होप आपको ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन था वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज छूट रहा है वो आपको और क्लियर कर देता हूं, ओविपेरस और विविपेरस में, कि ओविपेरस और विविपेरस में क्या डिफरेंस है। ओविपेरस और विविपेरस का आपको डिफरेंस बता देता हूं कि ओविपेरस और विविपेरस में क्या डिफरेंस है। ओविपेरस जो ऑर्गेनिज्म होता है वो नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो विविपेरस होता है वो प्राइमेट मैमल्स में होता है या प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में होता है। ओविपेरस जो होता है वो ओस्ट्रस साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो विविपेरस होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। आई होप आपको ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये किस तरह का क्लास था। और अगर आपको ये क्लास से अगर आप ये समझ गए कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आसानी से आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह का ये आपको क्लास लगा था। अगर इस तरह का और क्लास आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय। माय जूलॉजी स्टूडेंट या बोटनी स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड माय बायोलॉजी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इसी तरह अपने चैनल पे और आपके ये छोटे से चैनल द बायोलॉजी एम्पावरमेंट को सपोर्ट कीजिए। और मैं इसी तरह जिस तरह से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को मैं कंप्लीट किया हूं उसी तरह जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर है उसको मैं क्रिस्टल क्लियर करके कंप्लीट करा दूंगा।
और आपको बोर्ड एग्जाम में 17 आउट ऑफ 70 आपको कोई नहीं रोक सकता है। जितना मैं क्लास करवाता हूं वो आप कर लीजिए और आप नोट्स बना लीजिए। मैं जितना भी पढ़ाता हूं आपको हैंड रिटन मेरा जो नोट्स है, जिससे मैं अपने क्लास 12th का जो प्रिपरेशन किया था बायोलॉजी का, उस नोट्स को आप अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स बना लीजिएगा, वो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा और आपने आप बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी एग्जाम से आप नंबर गेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब अगले क्लास में।